नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। थीम 6 की चर्चा हो रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ा थीम 6 लंबा है। तो अब हम जैसे कि जान चुके हैं कि एक तरीके से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ़िलॉसफी स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन को लेके क्या थी। तो कहीं ना कहीं अब हमारे सामने जो क्वेश्चन उठता है वो सबसे बड़ा ये उठता है कि यहाँ पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो स्टेट्स हमारे साथ जुड़े या जो अलग स्टेट्स क्रिएट किए गए, उनमें क्या कुछ एक्सेप्शंस थे भी या नहीं थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सिक्किम के बारे में जानेंगे और काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन है सिक्किम के बारे में जो पब्लिक डोमेन में नहीं आई है आज तक। तो इस वीडियो के तहत मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए ताकि आपको एक क्लियर कट पिक्चर मिले और एक आइडिया मिले कि हम लोगों ने सिक्किम को अपने यहाँ पर इंटीग्रेट कैसे किया। तो दोस्तों, अगर हम ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करें तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे सिक्किम का जो एरिया है वो बेसिकली एक प्रोटेक्टोरेट था। तो प्रोटेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि बेसिकली वो ना तो इंडिया का ऑफिशियली एक पार्ट माना जाता था ब्रिटिश के दौरान, और ना ही वो एक तरीके से सेपरेट टेरिटरी होती थी इन द सेंस ऑफ अ सेपरेट कंट्री ऑल टुगेदर। तो प्रोटेक्टोरेट का मतलब ये है कि भाई ब्रिटिश के साथ उसका एक बड़ा स्पेशल सा रिलेशन था, और वो रिलेशन ये होता था कि भाई ब्रिटिश जो है सिर्फ फॉरेन और डिफेंस रिलेशंस जो है एक तरीके से मैनेज करेगी। तो फॉरेन और डिफेंस रिलेशंस को मैनेज करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक तरीके से अरेंजमेंट बना रखा था पूरे सिक्किम के साथ, और सिक्किम की टेरिटरी को वो एक प्रोटेक्टोरेट के तरीके से मैनेज करते थे। तो फॉरेन और डिफेंस रिलेशन को छोड़ के ब्रिटिशर्स का और कोई इंटरेस्ट सिक्किम में नहीं था, और सिक्किम में जो बाकी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन होती थी वो एक तरीके से चोग्याल डायनेस्टी थी। चोग्याल CHOGYAL चोग्याल डायनेस्टी जो है वो करती थी। तो चोग्याल डायनेस्टी के तहत जो एक तरीके से एक मोनार्की का पूरा एक रूल था वहाँ पर, तो चोग्याल एक किंग हुआ करते थे चोग्याल डायनेस्टी को बिलोंग करते हुए। तो वो बेसिकली एक तरीके से रूल करते थे। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो आप ये बात हम जानते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में एनालाइज किया है कि भाई नेहरू ने डेलीगेट किया था पटेल को और मेनन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो एक तरीके से डिसाइड करके एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से स्टेट्स का इंटीग्रेशन इंडिया में होगा। अब पटेल ने क्या सोचा कि भाई पटेल ने ये बात सोची कि जो एक तरीके से सिक्किम है वो एक प्रोटेक्टोरेट नहीं बल्कि पटेल के एक थॉट प्रोसेस के हिसाब से उन्होंने पूरे सिक्किम को एक तरीके से प्रिंसली स्टेट की तरह ट्रीट किया। तो पटेल ने नेहरू से डिस्कशन करी और नेहरू को जाके ये बात बोली कि भाई जो सिक्किम है मेरे हिसाब से वो एक प्रिंसली स्टेट के तरीके से हमें डील करना चाहिए। तो नेहरू ने इसका ऑब्जेक्शन किया। नेहरू ने कहा कि नहीं भाई, वो प्रिंसली स्टेट तो ब्रिटिश के दौरान भी नहीं था, तो वो तो एक स्पेशल केस था, वो तो एक प्रोटेक्टोरेट टेरिटरी थी। तो आप प्रोटेक्टोरेट टेरिटरी को एक तरीके से प्रिंसली स्टेट बना के तो आप डील नहीं कर सकते। तो नेहरू ने एक तरीके से कहीं ना कहीं पटेल के इस डिसीजन पे वीटो लगा दिया कि भाई आप प्रिंसली स्टेट के तरीके से इंगेज नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से बाकी प्रिंसली स्टेट्स का आप इंटीग्रेशन इंडिया में कर रहे हैं, यू कैन नॉट अडॉप्ट द सेम फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू सिक्किम। अब ये स्टेलमेट बना रहा। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि उसके बाद भी कहीं ना कहीं पटेल जो हैं उन्होंने चोग्याल जो किंग थे उनसे कई बार मुलाकात करी। उनको बोला कि भाई देखिए, आप डेमोक्रेसी अपनाइए, मोनार्की जो है वो ठीक है, लेकिन जो लोग हैं वहाँ के वो एक तरीके से डेमोक्रेसी चाहते हैं। अब सिक्किम में ऑब्वियस ही बात है कि एक तरीके से नेशनल मूवमेंट के दौरान भी वहाँ पर सिक्किम नेशनल कांग्रेस का प्रेजेंस था ही, और सिक्किम नेशनल कांग्रेस में बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर थे उनके वो बेसिकली थे ताशी शेरिंग। तो ताशी शेरिंग जो थे वो सिक्किम नेशनल कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, और इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो ताशी शेरिंग ने एक तरीके से कहीं ना कहीं पूरे सिक्किम में एक मूवमेंट स्टार्ट करी डेमोक्रेसी को लेके। और उन्होंने वो डेमोक्रेसी के मूवमेंट में जाहिर सी बात है कि बार बार ये बात बोली कि भाई चोग्याल जो किंग हैं उनको जाना चाहिए, मोनार्की हटनी चाहिए, और सिक्किम को डेमोक्रेटिकली एक तरीके से अपने लोगों की गवर्नमेंट उनके वहाँ पर होनी चाहिए। सरप्राइजिंग बात है दोस्तों कि मतलब ताशी शेरिंग जो थे वो सिक्किम नेशनल कांग्रेस के इतने बड़े लीडर थे, और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, नेहरू ने इस चीज़ का सपोर्ट नहीं किया। नेहरू ने बार बार ये बात ताशी शेरिंग को भी बोली कि देखिए, हम सिक्किम को एक स्पेशल केस मान रहे हैं। सिक्किम प्रिंसली स्टेट नहीं था कि जहाँ पर एक तरीके से प्रमोशन ऑफ इस तरीके से प्रिंसली स्टेट की पॉलिसीज़ को किया जाए। तो कहीं ना कहीं ताशी शेरिंग को ये बात बार बार बोली गई कि देखिए, जो भी सिक्किम का सिनेरियो है, लोगों की विशेज़ पैरामाउंट है, लोगों की विशेज़ से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आप ये उम्मीद करके बैठें कि भाई हम डेमोक्रेसी को डिलिबरेटली प्रमोट करें और किंग को बोलें कि भाई फोर्सेबली हट जाए डेमोक्रेटिक फोर्सेस के सामने, तो वो नहीं हो पाएगा। तो अनफॉर्चुनेट सी रियलिटी ये है दोस्तों कि ताशी शेरिंग सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर जरूर थे,
उन्होंने सिक्किम की सोसाइटी को मोबिलाइज़ किया, लोगों को एकजुट किया, लोगों के अंदर एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट को बढ़ावा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको सपोर्ट नहीं मिला। पटेल सपोर्ट करना भी चाहते थे, लेकिन पटेल को, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि उनके पूरे थॉट प्रोसेस को एक तरीके से वीटो कर दिया गया था बाय नेहरू हिमसेल्फ। अब इस स्थिति में ये होता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाती है 1947 में। अब क्योंकि सिक्किम एक तरीके से प्रोटेक्टोरेट था और सिक्किम नेशनल कांग्रेस वहाँ पर ऑलरेडी थी ही थी, तो 1948 में जो सिक्किम के जो ये मोनार्की हैं, ये बेसिकली मोनार्क एक तरीके से चोग्याल जो हैं, ये इंडिया के साथ एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करते हैं। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट से इंडिया को डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस ऑफ सिक्किम के मैनेज करने का मौका मिल जाता है, तो इंडिया के पास डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस ऑफ सिक्किम आ जाते हैं। अब जब ये डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस आ जाते हैं सिक्किम के हमारे पास, इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके बाद अब ये होता है कि ये ट्रीटी फॉर्मलाइज होते होते 2 साल लग जाते हैं। तो एक तरीके से पहले हमने 1948 में उनको प्रपोज करते हैं, फिर वो 1948 में स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट को साइन करते हैं, फिर उसमें वो थोड़े ढीले ढाले पड़ जाते हैं, हमारी तरफ से ट्रीटी साइन करके भेज दी जाती है, फिर चोग्याल को साइन करके भेजनी होती है। तो वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, बिकॉज वो नहीं चाह रहे थे कि भाई डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस अब मैं ब्रिटिशर्स के बाद इंडियन गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दूं। चोग्याल जो थे मोनार्की, उनके मन में क्या था? उनके मन में ये था कि भाई हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तरीके से रहें, क्योंकि जब हम ब्रिटिशर्स के दौरान एक प्रिंसली स्टेट नहीं थे और ब्रिटिशर्स भी केवल हमारा डिफेंस फॉरेन रिलेशन मैनेज कर रहे थे, और वो भी उस परिस्थिति में, तो अब ब्रिटिशर्स तो चले गए हैं। तो अब अगर ब्रिटिशर्स चले गए हैं तो वाई शुड वी बी फोर्स टू हैंड ओवर आर डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस टू इंडिया। तो 1948 में हम लोग प्रपोज ये करते हैं कि आप स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन कर लो। हम लोग अग्रीमेंट साइन करके भेज भी देते हैं, अब दूसरे पार्टी को साइन करके भेजना है वापस, पर वो ढीला ढाला एटीट्यूड रखते हैं। उनके मन में, चोग्याल के मन में ये आ रहा होता है कि नहीं यार, ये डिफेंस फॉरेन रिलेशंस इंडिया को दे दिया तो मेरी अथॉरिटी कल को ग्रेजुअली एक ना एक दिन तो चली जाएगी, कम हो जाएगी। बट फाइनली क्या होता है कि दबाव के बाद 1950 तक चोग्याल ये मान जाते हैं कि मेरे पास कोई ऐसी और ऑप्शन तो है नहीं, मुझे स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो मेरे लिए ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो मेरे लिए स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट ही एक अभी एज ऑफ नाउ एक ऑप्शन बचता है। और उस समय तक 1950 तक एक तरीके से कश्मीर में, हैदराबाद में, ये हम इशूज़ प्रीवियस वीडियोस में देख ही चुके हैं, तो वहाँ पर इंडिया का जो एक तरीके से रवैया रहा था, तो चोग्याल के सामने वो स्थिति भी थी। तो उन्होंने कहा कि चलो यार अब ज़्यादा डिले नहीं करते, तो 1950 में अपने आप ही उन्होंने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करके जो है भेज दिया हमें। अब जब 1950 में स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट हो गया, तो 1950 से एक तरीके से इंडिया जो है डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस को मैनेज करने लग गई सिक्किम को, सिक्किम की पूरी टेरिटरी के लिए ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन जो सिक्किम के लोग थे वो इस अरेंजमेंट से खुश नहीं थे। उसका सबसे बड़ा कारण था, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जो सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर थे ताशी शेरिंग हमेशा से डेमोक्रेसी के स्पिरिट को प्रमोट कर रहे थे। अब जब 1950 में ये स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट फॉर्मलाइज होता है, तो सिक्किम के लोगों को लगता है कि यार ये चीज़ तो गलत है, कि भाई कहीं ना कहीं हमारे एस्पिरेशंस को निगलेक्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हम चाहते थे कि सिक्किम भी एक डेमोक्रेटिकली एक टेरिटरी बने इंडियन यूनियन की, और यहाँ पर जो है मोनार्की डेमोक्रेसी किसी तरीके की लाने नहीं दे रहा है, और वो बार बार बोल रहा है कि नहीं भाई मोनार्की का रूल चलेगा। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति में दोस्तों जो देखा जाए तो लोग नाखुश थे, पर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और ताशी शेरिंग जो थे 1950 में भी, जब ये एक तरीके से स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट फॉर्मलाइज भी हो जाता है, इसके बाद भी उनको कोई यूनियन ऑफ इंडिया से सपोर्ट ही नहीं मिला। और अनफॉर्चुनेटली पटेल की डेथ के बाद तो सारा गेम नेहरू के हाथ में चला गया। तो जब पटेल की डेथ के बाद गेम नेहरू के हाथ में चला गया, तो नेहरू तो पहले दिन से ही ताशी शेरिंग को सपोर्ट करना ही नहीं चाहते थे कि भाई प्रो डेमोक्रेसी वहाँ पर कुछ ऐसे मूवमेंट्स चले। तो ताशी शेरिंग जो थे वो भी एक तरीके से ढीले ढाले पड़ गए। सिक्किम के लोग भी बड़े नाखुश से थे, और दबाव में आके बाकी सिचुएशंस को आसपास देखते हुए जो चोग्याल थे उन्होंने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन कर लिया था। अब 1954 में ताशी शेरिंग की डेथ हो जाती है। 1954 में ताशी शेरिंग की डेथ के बाद वो उनके जो नए सक्सेसर आते हैं उनका नाम होता है दोरजी काजी, दोरजी DORJI, काजी KAZI, दोरजी काजी। तो दोरजी काजी अब जो है वो ही बेसिकली टेक्स ओवर द सिक्किम नेशनल कांग्रेस, और सिक्किम नेशनल कांग्रेस को वो रूल करने शुरू कर देते हैं। अच्छा, इस दौरान क्या होता है कि जो सिक्किम में
एक तरीके से कहीं ना कहीं उनके जो किंग होते हैं चोग्याल डायनेस्टी को बिलोंग करते हुए 1960s में जो किंग होते हैं उनका नाम होता है पाल्डेन नामग्याल। पाल्डेन PALDEN, पाल्डेन नामग्याल NAMGYAL। तो पाल्डेन नामग्याल जो थे वो सिक्किम के अब नए किंग बन चुके थे 1960s में। अच्छा, अभी तक स्टेटस को मेंटेन था कि भाई सिर्फ डिफेंस फॉरेन रिलेशन इंडिया मैनेज कर रही है, बाकी सिक्किम नेशनल कांग्रेस है, ताशी शेरिंग मर गए हैं, काजी दोरजी आ गए हैं और वो एक तरीके से लीड कर रहे हैं मूवमेंट को, पर मूवमेंट को कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। 1960s में ये जो पाल्डेन नामग्याल थे, ये पाल्डेन नामग्याल बड़े इंपॉर्टेंट थे। ये इंपॉर्टेंट इस कारण से थे दोस्तों क्योंकि पाल्डेन नामग्याल के अगर बारे में आप देखो तो इन्होंने शादी करी और इन्होंने शादी करी एक अमेरिकन लड़की से, और वो अमेरिकन लेडी जो थी उनका नाम था बेसिकली होप कुक। होप HOPE होप, कुक COOKE, होप कुक नाम था उनका। तो इन्होंने होप कुक से शादी करी और ये अमेरिकन लेडी थी। अब पाल्डेन नामग्याल जो कि चोग्याल डायनेस्टी के रूलर, उन्होंने एक अमेरिकन लेडी से शादी तो कर ली, खैर उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, लेकिन इशू ये था कि 1965 में हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई। 1966 में जब शास्त्री जी की डेथ हुई तो उसके बाद इवेंचुअली फिर इंदिरा गांधी ने एक तरीके से गद्दी संभाली प्राइम मिनिस्टरशिप की। और इंदिरा गांधी का जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि भाई उस समय सिंडिकेट के रूलर्स जो थे वो सिंडिकेट वाले अपने आप को इंदिरा गांधी से भी एक बड़ा फिगर मानते थे। स्थिति इंडिया की ये थी कि इंडियन यूनियन में पॉलिटिकली रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था और इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया और ये सब नाम दिए जाते थे। अब ये होप कुक जो थी ये अमेरिकन लेडी थी, ये एक तरीके से पाल्डेन नामग्याल की वाइफ भी थी। अब हुआ पता है क्या हुआ, ये कि 1967 में जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी थी अमेरिका की CIA, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने होप कुक के थ्रू पाल्डेन नामग्याल को कन्विंस करने की कोशिश करी। उन्होंने CIA के अधिकारियों ने पाल्डेन नामग्याल को एक बात बोलनी शुरू करी कि भाई 1950 वाला जो स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट का जो एक अरेंजमेंट था उसको रीनेगोशिएट करो। तो पाल्डेन नामग्याल जो थे उन्होंने इंदिरा गांधी को ये बात बोली। उन्होंने जाके इंदिरा गांधी को बोला कि भाई हमें वो 1950 के अरेंजमेंट को रीनेगोशिएट करना है। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि भाई क्या रीनेगोशिएट करना है उसमें आपको। तो पाल्डेन नामग्याल बोले कि भाई हमें रीनेगोशिएट ये करना है कि हम जो है एक तरीके से एक्सेशन इंडिया से करेंगे तभी और जुड़ेंगे तभी फुल्ली, अगर इंडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि सिक्किम जो है एक स्पेशल केस है। तो हमने कहा कि भाई ये स्पेशल केस का क्या मतलब है। तो अब ये चीज़ के बारे में पाल्डेन नामग्याल को कोई आइडिया नहीं था। तो पाल्डेन नामग्याल फिर वापस गए, अपनी वाइफ से पूछा, वाइफ ने CIA से पूछा कि भाई इंदिरा गांधी बोल रही हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो फिर CIA ने होप कुक के थ्रू पाल्डेन नामग्याल को एक और मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया जो है, क्योंकि ब्रिटिश के दौरान सिक्किम एक प्रोटेक्टोरेट था, तो वो प्रोटेक्टोरेट होने के नाते सिक्किम को भूटान की तरह एक इंडिपेंडेंट कंट्री का स्टेटस दिया जाए। और इंडिपेंडेंट कंट्री के नाम पे स्टेटस देने के बाद इंडिया बल्कि सिक्किम की मदद करे UN में उसको एक मेंबर स्टेट बनाने की। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अमेरिका को ये सब इंटरफेरेंस करने की क्या ज़रूरत थी। तो दोस्तों 1967 चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर में सिक्किम जो है, अगर आप उसको इंडिया के जोग्राफिकल मैप में देखते हैं तो वो बिल्कुल चाइना के बगल में है। चाइना कम्युनिस्ट कंट्री थी, चाइना को इनसर्कल और काउंटर करना था। और अमेरिका को सिक्किम की एक पूरी टेरिटरी मिल रखी थी जो कि इंडियन यूनियन का ऑफिशियली एक भाग भी नहीं थी उस समय। और क्योंकि वो इंडिया की ऑफिशियली एक तरीके से पूरा फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं था, तो अमेरिका के लिए तो ये चांदी स्थिति थी। तो अमेरिका को ये लग रहा था कि भाई हम तो एक तरीके से सिक्किम में अगर उसको भूटान की तरह एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना लेते हैं और इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के बाद मान लीजिए कि हम उसको एक ऐसी स्थिति में ले आते हैं कि भाई वो एक मेंबर स्टेट UN का बन जाए, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की CIA ने सोचा कि भाई हम तो अपना पूरा प्रेजेंस लगा देंगे वहाँ पे, और हमारे पूरे प्रेजेंस की वजह से एक चीज़ दूसरी ये क्लियर हो जाएगी कि भाई कहीं ना कहीं
हम सिक्किम में रहकर चाइना को काउंटर कर लेंगे। तो पाल्डेन नामग्याल अब इंदिरा गांधी के पास दोबारा आते हैं। पाल्डेन नामग्याल इंदिरा गांधी को आगे बात बोलते हैं कि भाई आप हमारे को भूटान जैसा एक स्टेटस देके एक अलग कंट्री का दर्जा दीजिए और हमारी मदद कीजिए कि हम यूएन में एक मेंबर स्टेट बने। इंदिरा गांधी इससे बड़ी इरिटेट हुई। तो इंदिरा गांधी ने उस समय 1968 में जब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंडिया की जो रॉ एजेंसी है उसका जब क्रिएशन हुआ, तो इंदिरा गांधी ने रामेश्वर नाथ काउ जो हैं उनको सबसे पहले ये बात बोली। उन्होंने जाके आर.एन. काउ को जो उनके चीफ थे उनको बोला कि भाई आप सिक्किम को ज़रा देखिए कि उसके बारे में क्या करना है। तो उस समय रॉ ने सबसे पहले सिचुएशन को स्टडी किया। उन्होंने एक तरीके से होप कुक के बारे में स्टडी किया और उन्होंने बोला कि ये जो होप कुक हैं, जो पाल्डेन नामग्याल की वाइफ हैं, ये तो CIA के बिहाफ पे काम कर रही हैं। तो ये बात जब प्रधानमंत्री को बताई गई तो उस समय एक चीज़ तय हो गई कि भाई रॉ ने सबसे पहले जाके एक स्टेशन ऑफिस बनाया सिक्किम में। स्टेशन ऑफिस बनाने का मतलब ये था कि उन्होंने वहाँ पर जाके एक अरेंजमेंट इस्टेब्लिश किया कि जिससे कि वो अपना प्रेजेंस पाल्डेन नामग्याल और होप कुक के ऊपर देख रेख करके उनके ऊपर नज़र रख पाए। अब रॉ ने जब ये नज़र रखनी शुरू करी और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से एक तरीके से ऑफिशियल लेवल पे क्लियरेंस मिल ही चुका था कि भाई आप देखिए सिक्किम का कैसे कुछ मैनेज करना है, तो उस टाइम पे जो रामेश्वर नाथ काउ थे रॉ के चीफ, उन्होंने उठाए 3 इम्पोर्टेंट अधिकारी। उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट एक अधिकारी थे GBS सिद्धू। GBS सिद्धू के साथ साथ उन्होंने एक अधिकारी उठाए PN बैनर्जी, और GBS सिद्धू PN बैनर्जी के साथ साथ उन्होंने MK धारकर के जो एक जूनियर अधिकारी थे उनको अटैच किया वहाँ पर। अब हुआ ये कि R.N. काउ ने इन अधिकारियों को, खैर इनके नाम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, पर इन अधिकारियों को वहाँ पर एक तरीके से भेजा गया। अब इन अधिकारियों ने, जो रॉ के ऑफिसर्स थे, इन्होंने वहाँ जाकर क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जाके सिक्किम नेशनल कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश करी। सिक्किम नेशनल कांग्रेस आप जानते हैं कि ताशी शेरिंग 1954 तक लीड कर रहे थे। उसके बाद वहाँ पर जो है दोरजी काजी आ गए थे जो सिक्किम नेशनल कांग्रेस के नए लीडर थे। तो सिक्किम नेशनल कांग्रेस को बहुत ज़बरदस्त लेवल पे फंडिंग की गई और सिक्किम नेशनल कांग्रेस की तरफ से अब एक प्रस्ताव पेश किया गया लोगों के सामने सिक्किम के कि भाई अब आप आइए, सिक्किम नेशनल कांग्रेस से जुड़िए और एक तरीके से प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट कीजिए। अब जब ये प्रो डेमोक्रेसी का एक पूरा मूवमेंट दोबारा से रिवाइव हुआ, जो कि नेहरू के टाइम पे हो सकता था अगर नेहरू सपोर्ट करते, बट नहीं किया, तो इंदिरा गांधी ने जब ये प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट को एक बढ़ावा दिया तो चौग्याल के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ने लगा। और जब चौग्याल के ऊपर दबाव पड़ने लगा तो सिक्किम नेशनल कांग्रेस जो है उस तरीके से बार बार बोलने लगी कि भाई हमें तो एक तरीके से इंटीग्रेशन चाहिए। तो जब लोगों का एक तरीके से पूरा टेम्पो बिल्डअप हो गया तो उस लोगों के टेम्पो के थ्रू इवेंचुअली फिर ये हुआ कि द विल ऑफ द पीपल वॉज सुप्रीम। और फिर एक स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि पाल्डेन नामग्याल लोगों के दबाव के आगे झुक गए, उनके पास और कोई अपॉर्चुनिटी बची नहीं थी। और जब लोगों की विशेज़ इस लेवल पे आ गई कि लोगों ने पीसफुल लेवल से प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट को इतना बढ़ावा दे दिया, तो पाल्डेन नामग्याल को ये चीज़ समझ आ गई कि भाई इस समय लोगों के खिलाफ जाना एक बेवकूफ़ी होगी। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तय हो जाती है कि सिक्किम इसके बाद प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट को जब हमने सपोर्ट किया और नर्चर किया, उसके बाद बड़ा स्मूथली वो इंटीग्रेट हो गया। सबसे बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है दोस्तों कि पूरे सिक्किम के इंटीग्रेशन में फोर्स का, बल का प्रयोग ही नहीं हुआ। यहाँ पर कंसेंट को सपोर्ट किया गया, नर्चर किया गया, और उस कंसेंट को सपोर्ट और नर्चर करके रॉ ने ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इस ऑपरेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं। ऑपरेशन का कोड नेम रखा गया था ऑपरेशन ट्वाइलाइट, और इस ऑपरेशन ट्वाइलाइट को रॉ के जो आर्काइव्स हैं, हिस्टोरिकल आर्काइव्स जो ऑपरेशंस के होते हैं, उसमें एक जगह पर बरी करके रख दिया गया है साइलेंटली। ऑब्वियस ही बात है कि इसमें और निटिग्रिटीज़ बहुत थी कि कैसे कैसे रॉ ने कैसे कैसे एक तरीके से सपोर्ट किया, पर उतने निटिग्रिटीज़ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कोई ऑपरेशन ट्वाइलाइट पे किताब नहीं लिख रहे, हमें सिक्किम का केस समझना है।
और सिक्किम का इंटीग्रेशन इस तरीके से बिना फोर्स के, बिना वायलेंस के, बिना बल के प्रयोग के बड़े स्मूथली इंडिया में इंटीग्रेशन हो गया। तो सिक्किम, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर अब आप इस वीडियो के तहत समझ गए कि कैसे एक स्पेशल केस के तहत उसका इंटीग्रेशन इंडिया में हुआ। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो इसके बाद एक और एक्सेप्शन जो गोवा का था, उसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू।